राजधानी दिल्ली में रातों रात हनुमान मंदिर के प्रकट होने पर बहुत सारे सवाल उठ खड़े हुए हैं। 3 जनवरी को जिस हनुमान मंदिर को हाईकोर्ट के आदेश पर गिरा दिया गया था, वही हनुमान मंदिर 19 फरवरी को चांदनी चौक में फिर से बन गया। फर्क सिर्फ इतना था कि मंदिर को पुरानी जगह से थोड़ी दूरी पर बना दिया गया, जो कि लोहे और स्टील का है। आधी रात प्रकट हुआ हनुमान मंदिर। सुबह शुरू हो गई पूजा अर्चना। भक्ति में लीन हनुमान भक्त। प्रसाद में बांटे जा रहे हैं लड्डू। मंदिर के नाम पर कानून ताक पर। तस्वीरें दिल्ली के चांदनी चौक की हैं, जहां शुक्रवार की सुबह लोहे और स्टील का हनुमान मंदिर रखा हुआ मिला। लोगों ने पूजा अर्चना शुरू कर दी। हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, जय श्री राम के नारे लगे। दिल्ली बीजेपी के बड़े बड़े नेता हनुमान मंदिर में हाजिरी लगाने तक पहुंच गए। चांदनी चौक में सरकार उस समय चाहती मंदिर को बचा सकती थी, लेकिन अब जो यहाँ की जनता ने, हमारे श्रद्धालुओं ने जो मंदिर की स्थापना की है, इसकी भव्यता और बढ़नी चाहिए। बहुत सी ऐसी चीजें स्थापित हैं जो शायद उनके ब्यूटिफिकेशन के मैप में नहीं होंगी, लेकिन हनुमान जी यहाँ विराजते थे। आज के नहीं, वो सैकड़ों साल से विराजते थे। खुशी का कोई सिहाना नहीं है। आज पूरे पुरानी दिल्ली क्षेत्र के अंदर सबके चेहरे पे दोबारा से मुस्कान आ गई है। दुर्गम काज जगत के देते, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। जो हनुमान जी सबके दुर्गम काज को ठीक करता है, तो उनके काज तो अपना भी संभलेंगे। मंदिर दर्शन के बाद पॉलिटिक्स में पाप और पश्चाताप की सियासी परिभाषा आपने सुनी। अब हनुमान मंदिर पर हो रही राजनीति को समझिए। 2 तारीख, 2 तस्वीरें और दिल्ली के चांदनी चौक की चौंकाने वाली कहानी। 3 जनवरी को मंदिर गिरा दिया गया था, तो 19 फरवरी को रातों रात मंदिर प्रकट हो गया। पूजा अर्चना शुरू हो गई, लेकिन जो मंदिर जमींदोज हो गया, वही आधी रात को प्रकट कैसे हुआ? आज इन तस्वीरों के पीछे की इनसाइड स्टोरी आपके सामने होगी। चांदनी चौक में पिछले महीने यानी जनवरी की 3 तारीख को तब विवाद हो गया था, जब बीचों बीच सड़क पर बने एक मंदिर को एमसीडी ने डिमोलिश कर दिया। और वो हुआ यूं कि हाई कोर्ट का आदेश था कि उस मंदिर को इंक्रोचमेंट माना गया था, यानी वो ऐसी जगह पर था जो बीचों बीच सड़क पर था, पब्लिक प्लेस था। अब हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जहां पर ये मंदिर दोबारा बनाया गया है, लेकिन पहले हम दिखाएंगे वो पुरानी जगह जहां पहले मंदिर हुआ करता था। वहां पर टेंट खड़ा है, उसके अंदर फिलहाल कोई मूर्ति नहीं लगाई गई है, लेकिन उसके साथ ही यानी जो बीच वाले वर्ज पर महज कुछ मीटर की दूरी पर एक नया स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है, जिसके अंदर मूर्ति स्थापित की गई है। हमने मौके पर मौजूद पुजारी से पूछा कि मंदिर कैसे बना, तो सुनिए उनका जवाब। प्रभु की कृपा हुई है, जो भी कुछ इन पब्लिक का ये पूरा सहयोग से हुआ। तो ये पंजा बाबा को यही स्थापित होना है, यही हो गए। आदेश पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है। मतलब 60 साल से मंदिर पहले बना हुआ था, उसके किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई, उस मंदिर को तोड़ दिया गया। अब इस जगह जहाँ बना मंदिर, यहाँ पब्लिक नहीं चलने की, सेंटर बना जाएगी। पब्लिक यहाँ मोटरसाइकिल वगैरह स्कूटर कुछ भी नहीं चलना, पैदल पब्लिक आनी जानी, बताइए क्या मतलब इनको। 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने उस अर्जी को खारिज कर दिया था, जिसमें मंदिर को दोबारा बनाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने दशकों पुराने हनुमान मंदिर को हटाने के खिलाफ और दोबारा बनाने से जुड़ी याचिका को ये कहकर खारिज कर दिया था कि समुदाय की जरूरतों और हितों को देखना होगा।
इस मामले को आगे न बढ़ाएं। लेकिन कोर्ट के आदेश के इतर पुराने मंदिर से चंद मीटर दूर अस्थायी मंदिर रख दिया गया। पुलिस ने भी अब चुप्पी साध रखी है। कुछ नहीं कह सकता हूँ, मैं ऑथराइज नहीं हूँ किसी भी कैमरे पे बोलने के लिए। आप हमारे डीसीपी साहब से बात करें प्लीज। आपका तो लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर इलाके का तो आप ही को मेंटेन करना का है, बट ऑथराइज नहीं हूँ मैं। डीसीपी साहब हमारे बताएंगे। तो कैसे यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन हुआ, ये कैसे एक्शन नहीं हुआ है, स्ट्रक्चर लगा है, आप देख लीजिए। यहाँ पे जो भी हुआ है, जो भी एक्शन होगी वो लिया जाएगा। आप इसके बारे में ऊपर सीनियर अफसर आपकी जानकारी के बगैर लग गया स्ट्रक्चर? हम नहीं बता नहीं तो स्ट्रक्चर आपकी जानकारी के बगैर कैसे लगा? आपकी जानकारी के बगैर यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसे लगा? क्या पुलिस को जानकारी नहीं लगी इसके बारे में? इनको जानकारी चलो भाई, यहाँ पे पीछे कराइए सब। नहीं थी जानकारी, आपकी जानकारी के बगैर लगा है। स्ट्रक्चर आपकी जानकारी के बगैर लगा नहीं, आपकी जानकारी पुलिस को जानकारी थी कि नहीं दी गई या नहीं गई? ये मंदिर वाली सियासत है जिसमें पार्टी कोर्ट के फैसलों को भी फायदे के हिसाब से देखती है। जो राजनीति को सूट करता है उसे अपना लेती है और जो सूट नहीं करता उसे रिजेक्ट कर देती है। चाहे राम मंदिर पर सुप्रीम फैसले को न्याय की जीत बताने वाली बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी। दिल्ली सरकार हनुमान जी के मंदिर को या मंदिर को तोड़ने में जितनी जल्दी दिखाती है, क्या उसके शिफ्टिंग में या उसकी कुछ योजना बना करके सबकी भावनाएं भी रहें, सुंदरीकरण भी हो जाए, इसमें रुचि नहीं दिखा सकती है? ये चिंताजनक है। अब नागरिकों ने हनुमान जी का मंदिर सुने आज फिर से स्थापित कर लिया। मैंने पता किया तो पता चला वो ऐसी जगह पे है जहां से यातायात को कोई बाधा नहीं है। लेकिन आखिर नागरिक इतने उद्वेलित क्यों हुए? मुझे पता चला कि वहाँ पे मंदिर बन गया है, तो मैं भी कल जाऊंगा, वहाँ पे पूजा पाठ करूंगा और वहाँ पे जाकर प्रभु राम का, प्रभु हनुमान जी की स्तुति करूंगा और वहाँ पे जाके पूजा पाठ करेंगे। चांदनी चौक का जब रीडेवलपमेंट प्रोग्राम हो रहा था, उसके अंदर इन्होंने ये सोचा ये जो मंदिर है वो रीडेवलपमेंट में एक बाधा है, जबकि रीडेवलपमेंट का मतलब केजरीवाल जी और बीजेपी को नहीं पता था। रीडेवलपमेंट किस चीज की थी? वो चांदनी चौक की संस्कृति की रीडेवलपमेंट थी। लेकिन दिक्कत क्या है, केजरीवाल जी दिल्ली वाले तो है नहीं, दिल्ली की जनता ने उनको जरूर पलकों पे बिठाया है, लेकिन वो दिल्ली की संस्कृति नहीं जानते। वक्त का तकाजा है कि सिद्धांतों की राजनीति में सही को सही और गलत को गलत कहने वाले बहुत कम हैं। आज नेताओं की आंखों पर वोट बैंक की ऐसी पट्टी बंधी है कि सियासी फायदे की गणित ने मुंह पर ताला लगा दिया। कुमार कुणाल, दिल्ली, आज तक। टूलकिट मामले में आरोपी दिशा रवि को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। शुक्रवार को अदालत ने दिशा रवि को 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस का आरोप है कि दिशा टूलकिट मामले में सच छिपा रही है। टूलकिट केस में गिरफ्तार दिशा रवि को पटियाला हाउस कोर्ट ने आज 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दिल्ली पुलिस के वकील इरफान अहमद अदालत से कहा कि जांच के दौरान दिशा रवि टाल मटोल कर रही है, इसीलिए 3 दिन की न्यायिक हिरासत दे दी जाए। मामले में दिशा रवि बहुत कुछ जानकारी नहीं दे रही है टूलकिट मामले से जुड़ी हुई, और साथ ही शांतनु और निकिता जैकब, जिनको पुलिस ने इस मामले में सह आरोपी बनाया है, उन पर तमाम चीजों को डाल रही है। तो ऐसे में दिशा रवि के साथ साथ शांतनु और निकिता जैकब से भी एक साथ बिठाकर पूछताछ करना जरूरी है। पुलिस ने इनको भी बुलाया है ताकि दिशा रवि के साथ बिठाकर इनको ये साफ किया जा सके कि आखिर इस पूरे मामले में किसकी क्या भूमिका थी। दिशा रवि की छोटी उम्र को लेकर उसकी गिरफ्तारी का कई लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन इस मामले में अमित शाह ने दिल्ली पुलिस का बचाव करते हुए एक इंटरव्यू में कहा, अगर कल कोई व्यक्ति बड़ा गुनाह कर देता है तो क्या ये कहा जाएगा कि क्यों किसान, प्रोफेसर और नेताओं पर केस दर्ज हुए? लिंग, प्रोफेशन और उम्र के आधार पर अपराध दर्ज नहीं किया जाएगा। एक नया फैशन चल गया है, अगर कोई गलत FIR है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। 21 साल की उम्र के तो तमाम लोग हैं, लेकिन दिशा रवि को ही क्यों अरेस्ट किया गया? दिल्ली पुलिस प्रोफेशनल काम कर रही है, इसके खिलाफ अदालत खुली है। दिशा रवि मामले में अब कल अदालत में सुनवाई होगी, जिसमें कोर्ट को दिशा की जमानत याचिका पर फैसला सुनाना है। पूनम शर्मा, दिल्ली, आज तक। उन्नाव कांड में रोंगटे खड़े करने वाला खुलासा हुआ है। उन्नाव में 2 बेटियों की मौत का राज खुल गया। पुलिस ने खुलासा किया कि एक तरफा प्यार में नाकाम एक सरफिरे आशिक ने लड़की की हत्या का जाल बुना और पानी में कीटनाशक दवा मिला दी, जिससे उसकी मौत हो गई।
मोबाइल नंबर न देने पर विनय नाम के एक सिरफिरे आशिक ने मौत का ऐसा चक्रव्यूह रचा कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। एक तरफा प्यार में विनय ने कर डाले 2 कत्ल। मारना तो एक को चाहता था, लेकिन मारी गई 2 लड़कियां। तफ्तीश में जो कहानी सामने आई उससे साफ हो गया कि यह ना तो कोई हादसा था, न लड़कियों ने खुदकुशी की थी, ना कोई ऑनर किलिंग का मामला था, बल्कि लड़कियों के कत्ल की खौफनाक साजिश रची गई थी। पुलिस की तफ्तीश में खुलासा हुआ कि एक तरफा प्यार करने वाले एक सनकी ने लड़की से फोन नंबर मांगा। जब लड़की ने दोस्ती और फोन नंबर देने से साफ इनकार कर दिया तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने रच दी साजिश। लॉकडाउन के समय से उनकी इन बच्चियों के साथ दोस्तियां हो गई थी और इन लड़कियों के साथ दोस्तियों के चलते वो संबंध दोस्ताना हो गए थे। विनय को इनमें से एक लड़की के साथ प्रेम हो गया था और उसके द्वारा लड़की को प्रपोज किया गया था तथा उसका फोन नंबर मांगा गया था। लड़की द्वारा इससे मना कर दिया गया था और इसी के चलते आक्रोशित होकर उसने घर में उपलब्ध खेती के काम में इस्तेमाल होने वाला कीटनाशक को पानी की बोतल में पिला के इस लड़की को पिलाया था। उसे ये कतई अंदेशा नहीं था कि बाकी लड़कियां भी इसे पिएंगी, लेकिन लड़कियों ने अपनी बहन के हाथ से छीन के बोतल से पानी पी लिया और जब वो बेहोश होकर गिरी तब ये वहां से भाग गया। 48 घंटे की पड़ताल के बाद पुलिस ने पूरी गुत्थी सुलझा दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी विनय ने प्यार में नाकाम रहने पर लड़की की जान लेने की ठानी। तय ये किया कि कीटनाशक मिले पानी को पिलाकर उसकी हत्या कर देगा, लेकिन कत्ल की इस खामोश साजिश के दौरान गलती से लड़की की छोटी बहन और भतीजी ने ये जहर वाला पानी पी लिया और तीनों बेसुध हो गई। बाद में 2 की मौत हो गई। आरोपी विनय, जिसे मारना चाहता था, वो अस्पताल में भर्ती है। देखिए, उसने एक ही लड़की को पानी देने के लिए एक बोतल में ही मिलाया था। वो 2 बोतलें पानी लेकर गया था, नमकीन लेके गया था। लड़कियां भी अपनी तरफ से नमकीन लेकर आई थी और दोनों सभी ने साथ बैठकर खाया पिया था और उसका इरादा केवल एक लड़की के लिए ही था, लेकिन लड़की की बहनों ने उसी के हाथ से छीन कर पानी पी लिया। ये उसको इस बात का अंदेशा नहीं था। मामला पहले 2 दिन तक बेहद पेचीदा था और इसे लेकर तरह तरह की बातें हो रही थी। सियासतदानों ने भी अपने अपने तौर पर एक दूसरे पर इल्जामों की बारिश कर दी, लेकिन आखिरकार एक मुखबिर की इत्तला पर उन्नाव पुलिस ने जब मामले का खुलासा कर दिया तो हर कोई दंग रह गया। पुलिस अब आरोपी के बयान और सबूतों का मिलान कर रही है। इसमें हत्या पूरी तरीके से निकलकर सामने आया है। हालांकि पुलिस के मुताबिक वो एक लड़की की हत्या करना चाहता था, लेकिन बाकी दोनों लड़कियों ने भी ये जो पेय पदार्थ था वो पिया और उसमें मौत हुई है। संजय कुमार के साथ कुमार अभिषेक, उन्नाव, आज तक। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी और इस आंदोलन के बीच महापंचायतों का सिलसिला भी लगातार जारी है, जिसके जरिए किसानों को साधने की कोशिश हो रही है। और इस बीच जयपुर के करीब चाकसू में एक बड़ी महापंचायत सचिन पायलट ने की कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। महापंचायत के बहाने किसानों को साधने की जो शुरुआत कांग्रेस ने की है, सचिन पायलट पार्टी की इस पहल का बड़ा चेहरा बनते जा रहे हैं। ये तस्वीरें जयपुर के करीब चाकसू की है। यहाँ किसान महापंचायत के बहाने सचिन पायलट एक तीर से 2 निशाने साध लिए। पहला तो कृषि कानूनों को लेकर केंद्र पर हमला बोला और राजस्थान में पार्टी के इस अभियान की कमान संभालने का संकेत दिया। महापंचायत के माध्यम से हम केंद्र सरकार को चुनौती देना चाहते हैं कि देश का नौजवान और देश का किसान आज एकजुटता से खड़ा हुआ है। 36 करोड़ के लोगों ने प्रण ले लिया कि तानाशाही तरीके से किसान के भविष्य को अधिकार में पकड़ने का काम जो कर रहे हैं उसके खिलाफ हम सब इकट्ठा होंगे। तो दूसरा, राजस्थान में अब तक की सबसे बड़ी किसान महापंचायत कर विरोधी गुट की बोलती बंद कर दी। किसानों की भारी भीड़ के बीच मंच से जैसे ही सचिन पायलट ने कृषि कानून वापस होने तक आंदोलन जारी रखने का दम भरा, महापंचायत उनके नाम के नारों से गूंज उठी। ये
सरकार ने दिल्ली में बैरिकेड लगा दिए, कीला ठोक दी, अर्धसैनिक बल तैनात कर दिए, लोगों का दमन हो रहा है, केस डाले जा रहे हैं, पुलिस का दबाव बढ़ रहा है, लेकिन हम लोग भी मानने वाले नहीं है। हमारी जिद है कि किसान जो कृषि कानून बने हैं उनको वापस देना पड़ेगा। और आज हम सब लोगों ने चाकसू में जिस तरह से लोगों ने सचिन पायलट को चाहा, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कृषि बिल जैसे मुद्दों पर अगर कांग्रेस के पक्ष में कोई नेता जनता के बीच एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है राजस्थान में, तो सचिन पायलट है। सचिन पायलट की दीवानगी ऐसा सर चढ़कर बोल रही थी चाकसू के इस मैदान में कि लोग घंटों घंटों सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। किसानों के आंदोलन के बीच कांग्रेस जाटलैंड माने जाने वाले पश्चिमी यूपी, हरियाणा, राजस्थान में अपनी सियासी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है, क्योंकि इन इलाकों में किसान आंदोलन की कमान जाट समुदाय ने ही संभाल रखी है। यही वजह है कि राहुल गांधी और प्रियंका लगातार किसान महापंचायत में पहुंच रहे हैं। बीते हफ्ते 2 दिनों के राजस्थान के दौरे पर राहुल ने किसानों से संवाद किया था और नए कानूनों को किसानों के खिलाफ बताया था। वहीं प्रियंका गांधी पश्चिमी यूपी में किसानों को कांग्रेस के साथ लाने के लिए लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। सहारनपुर और बिजनौर के बाद आज प्रियंका मुजफ्फरनगर में होने वाली किसान महापंचायत में पहुंचेंगी। कांग्रेस की कोशिश है कि कृषि कानूनों पर किसानों के गुस्से का फायदा अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने में किया जाए और राजस्थान में किसान आंदोलन को धार देकर सचिन पायलट पार्टी की इस रणनीति को और मजबूत कर सकते हैं। जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। मध्य प्रदेश में नाम बदलने वाली सियासत का चेहरा दिखना अब शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नर्मदा जयंती के कार्यक्रम में होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम करने का ऐलान कर दिया और इसका प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजने का ऐलान कर दिया। मध्य प्रदेश सरकार सर्वसम्मत प्रस्ताव भेज रही है कि होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम। भैया देखो, जो जनता कहेगी वो मानो। तो होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम रखा जाएगा। और इसी के साथ मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भरी सभा में होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया। मौका भी खास था। होशंगाबाद में ही नर्मदा जयंती के मौके पर नर्मदा महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित था। यहाँ सेठानी घाट पर नर्मदा के जल में बने मंच पर शिवराज सिंह चौहान ने पत्नी के साथ मां नर्मदा का पूजन किया। इसके बाद मंच से होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम करने की घोषणा कर दी। होशंगाबाद अच्छा लगता है क्या? होशंगाबाद कहना सब बताएं। आज अच्छा लगता है होशंगाबाद कहना? तो क्या कहना चाहिए? तो मध्य प्रदेश सरकार सर्वसम्मत प्रस्ताव भेज रही है कि होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम। भैया देखो, जो जनता कहेगी वो मानो। तो होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम रखा जाएगा। एक कहावत है कि नाम में क्या रखा है, तो जनाब हम कहेंगे कि नाम में ही तो सब कुछ रखा है। नाम में संस्कृति है, नाम में संस्कार है, नाम में सियासत है, नाम में उद्धार है, नाम पर संग्राम है। और शिवराज सरकार को लगता है कि वो नाम जो बदनाम करते हैं उन्हें बदल देना चाहिए। शहरों के नाम बदलने के पीछे हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान का जागरण है। गुरु नानक देव 500 साल पहले गुरु नानक टेकरी पर आए थे, तब वहां ईदगाह नहीं बनी थी, तो पहले गुरु नानक आए तो गुरु नानक टेकरी के नाम से वो स्थान जाना जाता था। गुरु नानक केवल सिख धर्मावलंबियों के नहीं बल्कि भारत के संपूर्ण जनों के वो जो है चिंतक थे, भगवान थे, ईश्वर के रूप में उनको देश ने पूजा है, माना है। होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम किए जाने पर यहाँ के निवासी और आम जन भी बेहद खुश हैं। उन्हें लगता है कि इससे मां नर्मदा की ख्याति बढ़ेगी और लोगों को इसकी महत्ता की जानकारी होगी।
मुझे ऐसा लगता है ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कदम है, ताकि सबको पता चले कि नर्मदा माँ की क्या वैल्यू है और नर्मदा जी के कारण ही होशंगाबाद इतना पॉपुलर हो, तो वो मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया कदम है। नर्मदापुरम नाम बहुत बढ़िया रखा है शिवराज सिंह चौहान ने, बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत खुशी हुई है। जो नामकरण उन्होंने किया है, मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छा कदम है और ऐसा और आगे देखने मिले तो अच्छा है। कुछ लोग इसके विरुद्ध भी हैं, तो अपनी अपनी सोच है, जैसे जैसा मानना है, बट मेरी सोच ये है कि अच्छा कदम है। होशंगाबाद का नाम तो बदलने का प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार केंद्र सरकार को भेज रही है, लेकिन कई और भी नाम हैं जिन्हें बदलने के लिए बीजेपी नेताओं की तरफ से आवाजें उठती रही हैं। ईदगाह हिल्स, हलाली डैम, इकबाल मैदान, हबीबगंज रेलवे स्टेशन और बुरहानपुर के नाम भी बदलने के लिए सरकार के अंदर खाने से आवाज उठती रही है। नर्मदापुरम यानी होशंगाबाद से जितेंद्र वर्मा के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।